तो सीरीज चल रहा कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं। 9th लेक्चर है जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मनी एंड कैपिटल मार्केट। तो इस टॉपिक का पहला पार्ट है। होपफुली इस पे 4 से 5 लेक्चर आएंगे और उन सारे लेक्चर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर है आपको? सबस। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, जैसा कि आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए कॉपी में मार्क कीजिए फ्रॉम 1 to 20। ध्यान रहे किसका? क्रेडिट सिस्टम का और साइंटिफिक टेम्परामेंट का, कि थ्रू आउट द लेक्चर अपन डेवलप करते हैं इन दोनों को। कैसे? छोटे छोटे टास्क करके, छोटे छोटे क्यूट से टास्क करके। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आईटी बोलेंगे, ठीक है। आगे बोला डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है ना, इससे इन्वेस्टर का वो क्या है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, लेकिन उसका जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। तो अब ये सही है गलत है? रुक जाओ, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। ओके, डोंट वरी। बोल रहा कि इन्वेस्टमेंट आईटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब देखो, इसका हमें नहीं पता, तो याद कीजिए यूपीएससी के क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने एक कॉमन सेंस ऐसा डेवलप किया है कि जब कहीं पे बहुत सारे टर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो डिविडेंड टैक्सेबल है लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है, ऐसा तो कहीं पे जनरली मिलता नहीं कि भाई आप इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो और डिविडेंड को टैक्स करोगे तो दोनों एग्जेम्प्ट करोगे, अदरवाइज दोनों पे टैक्स करोगे। बोलो है ना? तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। प्लस दूसरा जो है वो बोल रहा है वो रिकॉग्नाइज है अंडर दिस, तो इसके जनरली सही होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर मैं रहता, मेरे को अगर कुछ भी नहीं पता, नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर पाता, अगर फिर भी मेरे को अटेम्प्ट करना होता क्वेश्चन, तो ये अप्रोच लगाता मैं। ठीक है, आ जाओ आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, सच दैट आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये देख सकते हैं हमारा पहले आंसर स्टेटमेंट पहला तो इनकरेक्ट है और दूसरा है करेक्ट। वेरी गुड। तो जो हमने ऑप्शन टिक किया कौन सा, पहला गलत दूसरा सही, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान है आपको केवल आंसर नहीं जानना है एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है पीवाईक्यू को आप एनालाइज कर रहे हो प्रॉपर वे में, सच दैट आपका बैकग्राउंड का नॉलेज क्लियर हो, तो उसके लिए एक एक स्टेटमेंट बढ़िया से इत्मीनान से पढ़ना होगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं। ठीक, अच्छा मैं क्या करूंगा, जब किसी चीज को बार बार रिपीट कर दूंगा ना, तो अगर फिर से वो आएगा तो उसको मैं आप पे छोड़ दूंगा कि आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों? सच दैट आपका थोड़ा सा टाइम बचे। क्यों? क्योंकि अगर हमने बार बार ऑलरेडी रिपीट कर लिया है तो हमारे जहन में आ चुका है, राइट। दैट्स वाई उसको हम आगे बढ़ जाएंगे बिना एक्सप्लेन किए, मतलब वो बिना का सारा पढ़े। एक्सप्लेन तो ऑब्वियस हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो पहले का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या बोला कि स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आईटीज आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, नाम से ही लग रहा। तो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आईटीज आर पास थ्रू एंटिटीज विच मींस दैट द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट आईटी आर पास थ्रू टू द यूनिट होल्डर। एक्चुअल में यूनिट होल्डर है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने का। अंडर द बजट 23-24 ऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल। क्या है? टैक्सेबल है। क्लियर हुआ क्या आपको? आगे बोला कि दिस इज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स रिजीम अंडर विच ओनली डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वाज टैक्सेबल। पहले क्या था? डिविडेंड पे टैक्स लगता था और उसको चेंज करके अब क्या कर दिया कि दोनों पे टैक्स लगेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? आगे बोल रहा है कि द रीजन फॉर दिस चेंज इज टू वाइडन द टैक्स बेस एंड टू इंश्योर दैट ऑल इनकम फ्रॉम investment IT is taxed regardless of its source. This will help to ensure that all investors in investment ITs pay their fair share of taxes. It is important to note that this change will only affect income distribution by investment ITs. Income distributed by other type of trust such as real estate investment trust, जिसको REITs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, will not be affected. बोलो अभी क्लियर हुआ क्या एक एक चीज? सबस। दूसरा, और उसके साथ ये भी ध्यान में रखना है आपको कि हियर आर सम एडिशनल डिटेल अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आईटीज अंडर द लेटेस्ट बजट। क्या बोलता है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इन्वेस्टमेंट आईटी विल बी टैक्स एट द इन्वेस्टर्स मार्जिनल इनकम टैक्स रेट। जो इन्वेस्टर का मार्जिनल इनकम टैक्स रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग है ना चार्ज किया जाएगा। क्या? इंटरेस्ट टैक्स, लेकिन चार्ज किया जाएगा।
अगला डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आईटीज विल बी टैक्स एट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना 15%। डीडीटी क्या होता है ध्यान रखिएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगला रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आईटी विल बी टैक्स एट द इन्वेस्टर मार्जिनल इनकम टैक्स रेट। होपफुली पहला क्यों गलत है एकदम डिटेल में आपको क्लियर होगा, और दूसरा करेक्ट क्यों है देखो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट आईटीज आर क्लासिफाइड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मतलब वही 2002 का जो था। द सरफेसी एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इनेबल द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से दो स्टेटमेंट और बोला है कौन सा गलत कौन सा सही कैसे है बताओ। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट ईयर्स मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट हाइक। ठीक है, अभी क्लियर करता हूँ, डोंट वरी, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। Central bank generally assume that they have the ability to counterattack the rising consumer price by monetary policy. अब बोला which of the following statement in the above is correct। याद करो ए बी सी डी करके चार ऑप्शन होता है। ए होता है कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और सही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा। बी क्या होता है कि हाँ दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन क्या हो रहा कि पहला एक्सप्लेन नहीं कर, दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्रॉपर वे में। सी क्या होता है पहला सही है दूसरा गलत है। डी क्या होता है पहला गलत है दूसरा सही है। बोलो क्लियर है क्या? शाबाश। तो ए बी सी डी में से कौन सा है इसका ऑप्शन बताना है। देखो ध्यान से, अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन दी पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट हाइक। ये है 2023 का क्वेश्चन। अब ध्यान समझो क्या हुआ। पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बहुत सारी बैंक ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मार्केट में दम लगा के, है ना, फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड किया या फिर पैसे डाले कहाँ पे मार्केट में, सच दैट जो इकोनॉमी का पहिया है वो चलता रहे। अब इतना सारा पैसा जब मार्केट में आता है तो आपको मालूम है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, महंगाई बढ़ाता है। तो इस वजह से मोस्टली हर एक बैंक थ्रू आउट द वर्ल्ड ने क्या किया कि इंटरेस्ट हाइक किया, सच दैट कि ये जो सर्कुलेशन में मनी है इतना ज्यादा ना, उस पर थोड़ा सा रोक लग सके और महंगाई जो है कंट्रोल में आ सके। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा बोला सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर अटैक द राइजिंग कंज्यूमर। आपको भी पता है हमारे यहाँ एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या आरबीआई के द्वारा है ना, ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या करती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। वही तो स्टेटमेंट 2 बोला। तो हर जगह का, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है यही काम करता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है और पहले का एग्जैक्ट रीजन है दूसरा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो एकदम क्लियर, सबस। आप चाहो तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, सिंपल है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दैट्स वाई आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखेंगे क्या कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नहीं है इसलिए आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। तो अब पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को करने पे फोकस करते हैं। देखो स्टेरलाइजेशन क्या होता है। ये होता है जब हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक, मतलब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक डोमेस्टिक मनी सप्लाई को मैनेज करती है। कब? जब फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन होता है। मतलब जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज हुआ डोमेस्टिक मनी का, सब मतलब समझो, जैसे अमेरिका का कोई इंडिविजुअल आया है ना, उसने बहुत सारे डॉलर जो है कन्वर्ट करा लिए रुपए में, है ना, तो ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन हो गया। अब इसकी वजह से जो मनी सप्लाई पे अफेक्ट पड़ा ना, उसको ऑफसेट करने के लिए जो आरबीआई हमारे यहाँ की या फिर किसी भी देश की सेंट्रल बैंक है ना काम करती है, उसको उस इम्पैक्ट को है ना कर्ब करने के लिए, संभालने के लिए, उसी को स्टेलाइजेशन बोलते हैं। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपका? गुड। अब कैसे करती है, 4 स्टेटमेंट है बताना है आपको। तो उसका करेक्ट जवाब है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट में क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है, खरीदती है और बाकी प्रोसेस के थ्रू वो जो मनी सप्लाई है या फिर डोमेस्टिक मार्केट में मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। क्लियर है क्या? गुड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Sterilization refer to action taken by the central bank to offset the impact of its foreign exchange operation on the domestic money supply। अभी यही बताया मैंने आपको। गुड। When a central bank intervene in the foreign exchange market by buying or selling foreign currency, it affects the domestic money supply. Open market operation is one of the primary tool used by central bank, including the Reserve Bank of India, to conduct monetary policy in open market operation। The ओमो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाकी जो बताया आपको बेसिक चीज है, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। ठीक है,
तो और क्या ध्यान में आपको रखना है? हाँ, हाँ, ये ध्यान में रखना है कि ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम रिफर टू द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सुपरवाइजिंग एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। क्या बात हो रही है? ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम की, ठीक है। पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रहे, डेट ऑफ कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल और स्टेट बैंक कौन इन्वॉल्व करता है? आरबीआई। आरबीआई का रोल है दोनों को मैनेज करने का। रिडेम्पशन एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेट एज वेल एज ओवरसीइंग द कैश फ्लो ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड लिक्विडिटी। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? आरबीआई का फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट है कि आरबीआई रेगुलेट और सुपरवाइज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको एनबीएफआईज बोलते हैं, सच एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एनबीएफसीज। एनबीएफआईज मतलब इंस्टीट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मेनी ऑफ अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। आपको पता है गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो क्या है? कैपिटल मार्केट। कॉल मनी क्या है? मनी मार्केट, मनी मार्केट एमएम। ट्रेजरी बिल मार्केट क्या है? ट्रेजरी बिल मार्केट भी मनी मार्केट है। स्टॉक मार्केट क्या है एवरीबॉडी? ये भी कैपिटल मार्केट है। तो आंसर क्या आएगा? पहला और चौथा, है ना। पहला चौथा क्या हो गया? कैपिटल मार्केट। और दूसरा और तीसरा क्या हो गया? मनी मार्केट। तो दूसरा और तीसरा गया, पहला और चौथा बचा, लेकिन इसमें 1 2 3 4 है, तो टोटल कितने हुए? 2 हुए। तो करेक्ट आंसर बी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरीबॉडी। कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ऑब्वियसली लंबे समय के लिए सिक्योरिटी को रखा जाता है सच दैट उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा वो ज्यादा मिले, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल फॉर बिजनेसेस और गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सच एज टी बिल, सी पेपर, कॉमर्शियल पेपर, कैश मैनेजमेंट बिल जिसको सीएम बिल भी बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांस, ये सारे के सारे क्या है? मनी मार्केट के पार्ट है। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है तो क्या हुआ? कैपिटल, कैपिटल क्या था? हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एज इट इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि कॉल मनी क्या है? मनी मार्केट का पार्ट है। तीसरा भी गलत है, बता ही दिया, ट्रेजरी भी मनी मार्केट है। और चौथा बिल्कुल सही है, स्टॉक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, दैट्स व्हाई कैपिटल मार्केट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल करेंसी के बारे में बात हो रही, तो इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, हम बिना फिजिकल कैश के या फिर यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को यूज करते हुए डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। ये है फीचर किसका? सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी का। अगला बोला अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उसमें हम ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर उसको खर्च करना ही है, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएगा। जैसे याद करो, पहले आप रिचार्ज वगैरह करो तो आपको कूपन मिलता था, तो कूपन की एक वैलिडिटी होती थी कि आपको 15 दिन में उसको, है ना, उसको यूज करना है या फिर 1 महीने में यूज करना है, ऐसे करके। तो बिल्कुल जो डिजिटल करेंसी है ना एवरीबॉडी, उसमें भी ऐसा हम कर सकते हैं प्रोविजन। तो पहला सही, दूसरा सही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलो ये देख सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम। दूसरा भी सही है कि डिजिटल युआन, जैसे चाइना का जो डिजिटल युआन है, इज प्रोग्रामेबल टू द एक्सटेंट दैट द करेंसी कैन बी डिजाइन टू एक्सपायर, forcing user to spend it all by a specific date. It means that the digital currency can be programmed to be spent within a predetermined time range. Next question. अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ब्रॉडली डिफाइंड सीबीडीसी मतलब डिजिटल रुपीज को एज अ लीगल टेंडर इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। किसको? डिजिटल रुपीज को। ठीक है, it is akin to sovereign paper currency but takes a different form. It is exchangeable at par with the existing currency and shall be accepted as a medium of payment, legal tender and a safe store of value. जो मतलब कि मनी हमारा काम करती है वही सारा कुछ उसमें भी फीचर है। CBDC is a digital or virtual currency but it is not comparable to the private virtual currency. देखो, प्राइवेट वर्चुअल करेंसी अलग है और डिजिटल करेंसी अलग है। दैट है
mushroomed over the last decade. Private virtual currencies sit at substantial odds to the historical concept of money. They are not commodities or claim on the commodities is they have no intrinsic value. उनकी कोई intrinsic value नहीं होती, ठीक है? चलो अगला कुछ और फैक्ट ध्यान में रखना है. एज ऑफ जून 2023 11 कंट्री हैव अडॉप्टेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. कितने? 11 कंट्री विद इन एडिशनल 53 बीइंग इन एडवांस प्लानिंग स्टेजेस और 46 रिसर्चिंग द टॉपिक. समझ रहे हो क्या? 11 ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, 15 अभी बात कर रहे हैं, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं, और 46 जो है रिसर्च कर रहे हैं उस पर. अगला, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द अटलांटिक काउंसिल, द अर्लीस्ट डिजिटल वर्जन ऑफ अ फियाट करेंसी इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इज द बहामियाज सैंड डॉलर इंट्रोड्यूस इन कब 2019 में. द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द कंट्री इशूइंग अ CDBC इज जमाइका विद जेमडेक्स. क्या नाम है उनका डिजिटल करेंसी का? जेमडेक्स, विच वाज रिलेटेड टू द मोबाइल पेमेंट प्रोवाइडर लिंक इन जुलाई 2022. बहुत ज्यादा है ना नॉलेज का नहीं है, मतलब काम का नहीं है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू. देखो 4 स्टेटमेंट. ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअली उस टाइम पे न्यूज़पेपर में था, दैट्स व्हाई ये पूछा गया. इसका मतलब है अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि बीटा का मतलब यही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि स्टॉक एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट इज मेजर्ड बाय अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बीटा. अ स्टॉक विथ अ बीटा ग्रेटर देन 1, क्या ग्रेटर देन 1, बीटा ऐसे होता है, considered to be more volatile than the broader market, while the stock with a beta less than 1 is considered to be less volatile. मतलब ये volatile बताता है इसका ऑब्वियसली स्टॉक का. अगर ग्रेटर देन 1 है तो ज्यादा वोलेटाइल है, लेस देन 1 है तो कम वोलेटाइल है. आगे बात करें कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, जिसको कैप एम बोलते हैं. अ मॉडल दैट कैलकुलेट्स द स्टॉक्स रिटर्न यूजेस बीटा एज इट्स प्राइमरी फैक्टर. द बीटा कैलकुलेशन कैन बी यूज्ड टू असेस द स्टॉक वोलेटिलिटी or systematic risk associated to it. Next question. Consider the following statement. In India, credit rating agency are regulated by the Reserve Bank of India, SB, SEBI, everybody. मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो पहला गलत आ गया आंसर हमारा. कौन सा? दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गया क्या? दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं अपने फैक्चुअल नॉलेज के लिए कि बोल रहा है रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. बिल्कुल, अभी आप जान गए ना कि ये क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अगला, ब्रिकवॉर्म रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट एजेंसी. ये भी बिल्कुल सही है. तो इस तरीके से एलिमिनेशन से हमने एक क्वेश्चन कर लिया. ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया. ओके, अब अपना फैक्चुअल क्लैरिटी लाएंगे कैसे. पहला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कौन करता है, सेबी करता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन कब? 1919 से है ना, पावर डेराइव किया इसने इस एक्ट से, रेगुलेशन से. दूसरा करेक्ट है कि ICRA लिमिटेड वाज सेट अप इन 1991 बाय लीडिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, commercial banks and financial service company as an independent and professional investment infrastructure or credit rating agency. ICRA is a public limited company with its share listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. तीसरा भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ब्रिकवॉर्म रेटिंग इज अ सेबी रजिस्टर्ड इंडियन क्रेडिट एजेंसी. इट हैज आल्सो बीन accredited by the RBI, offers rating services on bank loans, NCD, commercial paper, fixed deposit, security paper और security receipts. बोलो एकदम क्लियर, शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to Bank Bureau Board, which one of the following statements are correct? पहला, The governor of RBI is the chairman of BBB. बिल्कुल गलत. गवर्नर ऑफ RBI इसका चेयरमैन नहीं होता. कौन होता है? अभी समझाता हूँ, डोंट वरी. BBB मतलब ट्रिपल बी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक. बिल्कुल सही बात है. बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी और कैपिटल रेजिंग प्लान. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. वैसे पहला ही अगर आपका आंसर आ गया था, मतलब पहले ही से ही आपका आंसर आ गया था ऑप्शन बी. ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्या एलिमिनेशन टेक्निक भी, बाकी चीजें भी, कि कैसे अगर एक स्टेटमेंट से आप एकदम क्लियर हो ना कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसके बेसिस पे कितने सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके मोस्ट ऑफ द टाइम पे तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो. ओके, तो देखो ध्यान से. बैंक्स बोर्ड ब्यूरो कंप्राइजेस द चेयरमैन और 3 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. कौन कौन सा? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस,
सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कौन? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ना कि आरबीआई। आगे बोला 5 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, 2 ऑफ विच आर प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। चेयरमैन सिलेक्ट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई गवर्नर डज नॉट हेड इट। मतलब इसका जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अच्छा एक बात बताओ, आरबीआई का गवर्नर कौन करता है? अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर उसका इलेक्शन होता है? जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करना। दूसरा और तीसरा सही है, बेसिक चीज है, आपको मालूम ही है। उसका काम है बैंक ब्यूरो का ये सारा कुछ करना। अब ध्यान से समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इज अ सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज एडवाइजरी अथॉरिटी कंप्राइजिंग इमिनेंट प्रोफेशन, अभी ऊपर देखा हमने कौन कौन से सारे, एंड ऑफिशियल टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड, ध्यान है कन्वर्टिबल बॉन्ड की बात कर रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest। बिल्कुल सही है। क्यों? रीजन भी कितना बढ़िया से अच्छे से दे रहा कि ऑप्शन उन्हें मिलता है एक्सचेंज करने का, मतलब रिस्क कम है, रिस्क कम है तो ऑब्वियस है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा उन्हें वो भी बिल्कुल कम मिलेगा, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, बिल्कुल ठीक है। ये जो कन्वर्ट करने का इक्विटी में ऑप्शन मिल रहा उन्हें, वो क्या कर रहा, उनको सेव कर रहा, किससे? इन्फ्लेशन से, इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं पहला करेक्ट है, बता ही दिया मैंने आपको। तो बेसिक चीज है। दूसरा है एवरीबॉडी, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस as equity prices can differ widely from the given interest or difference in that can be used as a hedge for the inflation। ठीक, अब कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में कुछ ध्यान से समझिएगा। एक टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी है। क्या है? डेट सिक्योरिटी दैट प्रोवाइड एन इन्वेस्टर विद अ राइट टू एन ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर प्री डिटरमिन्ड नंबर ऑफ शेयर इन द इशूइंग कंपनी एट सर्टेन टाइम्स ऑफ अ बॉन्ड लाइफ टाइम। मतलब बॉन्ड्स के पूरे लाइफ टाइम में, है ना, क्या कर सकते हो आप? इसको प्री डिटरमिन्ड नंबर ऑफ शेयर्स में, है ना, कन्वर्ट करा सकते हो। इट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी दैट पोजेसेस फीचर ऑफ बोथ डेट और इक्विटी। क्या क्या? डेट और इक्विटी दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओह, बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, ध्यान रहे बोला बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास आ रही और वो क्या दे रहा मार्केट में? मनी दे रहा। मतलब कि जो मनी का फ्लो है मार्केट में वो और बढ़ा रहा है। एक बात बताओ, जब मार्केट में, इकोनॉमी में मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में होती है तो बोलो क्या होती है? इन्फ्लेशन राइज करता है। बोलो हाँ ना। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसके लिए? क्या बोलने के लिए? पहले स्टेटमेंट बोला कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस उसको कम करने का पर्पज होगा उसका ना, और बढ़ाने का थोड़े ना होगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी पहले स्टेटमेंट मतलब पहले के एक्शन से, आरबीआई के एक्शन से, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना कि घटेगा, इसलिए पहला नहीं हो सकता। देखो हमारा आंसर आ गया, कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोचो कितने क्यूट क्यूट से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। कब? यूपीएससी 2022 में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक ही स्टेटमेंट से आप जवाब तक पहुंच जाओगे। बाकी हम दूसरा तीसरा भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि आंसर से मतलब है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। बोलो हाँ ना, शाबाश। दूसरा स्टेटमेंट है, इफ द रुपीज इज रेपिडली डिप्रिसिएटिंग। क्या हो रहा है? डिप्रिसिएट कर रहा, मतलब उसका कीमत, उसका वैल्यू घट रहा, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मार्केट में डॉलर जाएगा तो डॉलर जो है रुपया कम होगा। क्यों? डॉलर बढ़ेगा। अब डॉलर बढ़ेगा तो डॉलर जो है, डॉलर का वैल्यूएशन कम होगा, मतलब डिप्रिसिएट करेगा। क्योंकि समझो अगर किसी की अति होगी ना तो उसकी वैल्यू हमेशा डिप्रिसिएट करेगी, और जिसकी स्कैर्सिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। ये इकोनॉमी का बहुत ही बेसिक रूल है, आप ध्यान में रखना। देखो कल को आप किसी के लिए भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओ तो आप क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है ना वो डिप्रिसिएट करेगा, मतलब घटेगा। लेकिन अगर आप स्केयर सिटी में रहो, मतलब कि कम अवेलेबल रहो, स्केयर रहो कि बहुत आसानी से ना मिल जाओ किसी को भी, तो आपकी कीमत बहुत ही ज्यादा रहेगी। वो लोग क्लियर है क्या? तो एकदम बेसिक रूल है लाइफ का भी और इकोनॉमी का भी, हाउ आपको ध्यान में रहेगा। दूसरा इस वजह से करेक्ट है। तीसरा, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? ध्यान से समझो।
अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा कहाँ पे, यूएसए और यूरोपियन यूनियन में, तो वहां के लोग क्या करेंगे, वहां पे तो पैसे रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। तो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसी इकोनॉमी में जहां पर रिटर्न ज्यादा मिले। तो आ जाएंगे वो लोग इंडिया में, क्या, पैसे अपने लेकर कि लो भैया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमें ज्यादा कमा के दो। अब अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे आप, तो ऑब्वियस है डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डॉलर के है ना को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, डॉलर को खरीद लेती है। जो एक्सेस डॉलर आ गया मार्केट में उसको बोलो क्लियर। तो इसलिए दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला नहीं होगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया एवरीबॉडी, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से बोलना कि तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है ना, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। क्या, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। पहला, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। ठीक है, नहीं पता, रहने दो, आगे बढ़ो। आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल नाम में ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अगला, द इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। एक्चुअल में ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है एवरीबॉडी, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो कि बिल्कुल टैक्सेबल तो होगा ही होगा। बोलो हाँ ना। जब उसको इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, तो ऑब्वियस है उस पर जो भी गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। तो तीसरा नहीं हो सकता। देखो आंसर आ गया पहला और दूसरा। मतलब पहला जो हमें कंफ्यूजन था कि सही है गलत है, वो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो कि एज आईआईबीज आर, क्या होते हैं आईआईबीज, अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही होता है। दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट लाइक अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्प द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग। ऐसे समझो, मान लो इस पे 100 रुपए लिखा है, कितना लिखा है, 100 रुपए। तो गवर्नमेंट इसको जब बेचती है तो ऑब्वियसली डिस्काउंटेड रेट पे बेचती है, मतलब 98 का बेच दिया, 97 का बेच दिया। अब क्या करेंगे लोग, इसको खरीद लेंगे। अरे परसेंटेज, रुपए नहीं है एवरीबॉडी, परसेंटेज वाले फॉर्म में मैं बता रहा। अब लोग इसको खरीद लेंगे, उन्हें पता है कि इस पे अगर 100 रुपया लिखा है तो उनको 100 रुपये मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो किस पे होता है, डिस्काउंटेड रेट पे होता है। और कितने टाइप का होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोलोगे 4 टाइप का। सर कौन कौन सा, 14 डेज का और 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का। लेस देन 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी सॉरी, टी बिल्स होता है। ठीक है, ये मैंने टी बिल्स को एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेजरी बिल्स। क्लियर है क्या आपको सब? तो ये बोल रहा वही कि कूपन ऑन आईएचबीज वुड बी पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, फिक्स्ड कूपन रेट वुड बी पेड ऑन दी एडजस्टेड प्रिंसिपल। दूसरा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोजेक्ट सेविंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय आरबीआई टू कंसीडर, क्या, डब्ल्यूपीआई फॉर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन आईआईबीज। डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीसरा इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सटेंड टैक्स प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल गेन ऑन आईआईबीज। देयर विल बी नो स्पेशल tax treatment for this one. Next question. Which one of the following is responsible for maintaining for price stability by controlling inflation? याद करो मैंने अभी ऊपर समझाया था क्या, कि हर एक का सेंट्रल बैंक का है। ये देखो पूरा पूरा स्टेटमेंट है everybody। क्या है ये, स्टेटमेंट है ऊपर किसी क्वेश्चन का, है ना। ये सेंट्रल बैंक का काम होता है हर एक की कंट्री का, क्या करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया की है सेंट्रल बैंक, दैट्स वाई इसी का काम होगा क्या करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is likely to be most inflationary, inflationary, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो, ठीक है, इन इट्स इफेक्ट। अब ध्यान से समझो, चारों में से कौन सबसे ज्यादा महंगाई को बढ़ाएगा, है ना, इन्फ्लेशन जो है सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करेगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक डेट, बिल्कुल नहीं। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट, वो तो हमें हमेशा ही करते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी करते ही है ना, मोर और लेस करती है, तो इससे भी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होगा, है ना। लेकिन क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, इससे जो है बहुत ज्यादा महंगाई क्रिएट होगा। महंगाई कैसे क्रिएट होती है, बड़ी ध्यान से समझो। छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं ना 9th 10th क्लास के, तो पूछते हैं कि सर अगर आरबीआई नोट छापती है तो एक बात बताओ, इतना गरीबी है, इतना भुखमरी है हमारे देश में, तो आरबीआई नोट छाप के सबके हाथ में पैसे क्यों नहीं थमा देती कि सबके सब अमीर हो जाएं, कोई गरीब ही ना रहे और सब मस्त खा पी पाए। तो मैंने समझाया उनको, समझो, मान लो ए बी सी डी करके 4 लोग हैं। ए है अमीर इंसान, बहुत अमीर, है ना, क्या है, अमीर ए। और ए जो है थोड़ा अमीर है, तो थोड़ा अमीर। सी जो है गरीब है, और डी जो है बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब। ठीक, अब ध्यान से समझो,
मान लो सरकार ने कल को बोला कि आरबीआई तुम पैसे छाप दो और सबको प्रोवाइड कर दो। सबको अगर प्रोवाइड कर देंगे पैसे, सबके पास पैसे आ जाएंगे। अब समझो, पहले डी मजदूरी करता था, सी जो है दुकान चलाता था, क्या दुकान चलाता था, डी क्या करता था, मजदूरी करता था, बी क्या करता था, एक बड़ा कंज्यूमर है ना, कंज्यूम करके, या फिर आप समझो कि होलसेल पे वो डील करता था, और ये जो है कंज्यूम करता था, है ना, ऐसा समझ लो। पहले ये दोनों से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों के हाथ में इतना सारा पैसा हो गया तो मजदूर जाएगा किसके पास, दुकान वाले के पास, बोलेगा भैया हमको एक ब्रेड का पैकेट दे दो, 10 रुपए का मिलता है, मान लो उस पर एमआरपी है 10 रुपए। अब इसके पास खूब अच्छा खासा पैसा है, काम करने की जरूरत है इसको नहीं, तो बोलेगा 10 रुपए के लिए कौन जाए, है ना, ब्रेड का पैकेट निकाले और इनको प्रोवाइड करे। तो बोल दिया इसको कि भाई देख, अगर तेरे को ब्रेड चाहिए 10 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का दूंगा, लेना है ले, नहीं तो मत मत ले जा। मतलब कहने का कि इसके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं रहेगा इसको देने का। अब ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, देखो एमआरपी लिखा होता है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, कंज्यूमर कोर्ट में हम केस कर देंगे। तो बोलेगा ठीक है, एक काम कर, मैं नहीं देता सामान, जा कहीं और से ले ले। अब मजबूरी में इसको 10 की जगह 50 या 100 देना पड़ेगा। कहते हो ना, मजबूरी की वजह से ही चीजों के, है ना, दाम बढ़ते या करप्शन होते, राइट। तो इस सेंस में यहाँ पर क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा महंगाई होने लगेगी। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकेगी, समझ रहे हो क्या। सो एवरीबॉडी, जब हम पैसे नया छापेंगे तो क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे जाएगा, पैसे ऑलरेडी थे उनके पास में, और मनी आ गया कहाँ से, ये जब आरबीआई ने छापा और मनी आ गया मार्केट में, तो चीजों के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। बोलो, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझाया, होपफुली आपको क्लियर होगा, और इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताने। पहला, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बुल, मतलब जिसको टी बिल्स बोलते हैं, 4 टाइप का अभी मैंने ऊपर समझाया आपको, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल सही बोला। द अगला है द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। मान लो कुछ होगा, इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं पता हमें, रहने दो अभी। अगला बोला कि सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज अ ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एवरीबॉडी यहाँ पे देखो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, है ना, सीडीएसएल। अगर आप क्या करते हो, हाँ, स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो सीडीएसएल से जो है फेमिलियर हो गए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कौन करता है, ये एक्चुअल में सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक साथ करती है। तो तीसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, तो आंसर कौन सा है, या तो पहला होगा या तो बी होगा, है ना। तो एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर आई थिंक बी है। ये जो स्टेटमेंट है दूसरा ना, ये भी बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है क्यों, मैंने बता दिया। वाज प्रमोटेड बाय बीएसई लिमिटेड ज्वाइंटली विद लीडिंग बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ऊपर मेरे से भी गलती हुआ, माफ कीजिएगा एवरीबॉडी। जो मैंने यहाँ पे बोला ना सेबी, तो सेबी नहीं है, लीडिंग बैंक है। कौन कौन सा, एसबीआई है ना, एचडीएफसी, एस बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे। ठीक, आरबीआई नहीं है, उसकी जगह ये सारे बैंक है, इस वजह से गलत हुआ। ओके, माफ कीजिएगा, ऊपर मेरा अप्रोच गलत था। और जैसे ही मेरा अप्रोच गलत होता है तो उसको मैं क्रॉस करता हूँ, सच दैट उसको बहुत ही अच्छे से देख कर, रिवाइज करके, रिकॉल करके, लिख के, है ना, एकदम क्लियर कर लूँ, सच दैट दोबारा ऐसी गलती ना। होपफुली आप भी यही करते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। अच्छा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया एवरीबॉडी, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा, होपफुली आपको क्लियर होगा, लेकिन डोंट वरी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस नहीं होगा, एक एक चीज क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बोला, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही जवाब। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे ही बोले सतर्क हो जाना है आपको। गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, आरबीआई को डायरेक्शन तो दे सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं है। किसमें है, आरबीआई एक्ट में है। अभी वो मैं समझाऊंगा कहाँ पे। तो दूसरा तो होगा नहीं, तो दूसरा नहीं होगा, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। तीसरा बोल रहा है द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने पढ़ लिया, तो पहला तीसरा सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, गुड। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट provides that central government may from time to time give such direction to the banks as it may after consultation with the governor of the bank consider necessary in the public interest। बोलो क्लियर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं प्रोविजन है, जबकि कहाँ पे है, आरबीआई एक्ट में। ठीक, ओके, पहला और तीसरा एकदम क्लियर थे, मैंने समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। बोला विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। 3 स्टेट, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है, एक्चुअल में आरबीआई का एक विंग है, उसके द्वारा होता है। आप सोचोगे सर कैसा बात कर रहे हो, आरबीआई करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, बिल्कुल
कैसे करता है डोंट वरी, अभी समझाता हूँ। दूसरा देखा, पहला गलत हो गया तो ऑप्शन देखो, पहला गलत, पहला आंसर आ गया ऑप्शन बी, मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर, और साथ में दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखा आरबीआई, इज वेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच आर पॉपुलरली नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज। बोलो क्लियर? समझ। स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा जेनरिक चीज है, सेम है, दैट्स व्हाई आगे बढ़ जाएंगे, मतलब सही है इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन इंडिया में सेंट्रल बैंक फंक्शन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हुआ? तीनों में से पहला, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं भाई, ट्रेड और इंडस्ट्री को नहीं, बैंक के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए, स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए। दूसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। बिल्कुल, ये है क्या? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब। अगला, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। नहीं भाई, लेंडिंग टू गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन ये फाइनेंस करने के लिए बजटरी डेफिसिट नहीं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कौन से पर्टिकुलर एक्ट में है ना ये बिल्कुल सख्त मना है कि सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे नहीं छापेगी, किसके लिए? बजट को, बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। जरा मेरे को बताओ कौन से एक्ट में ऐसा मेंशन है? तो तीसरा नहीं होगा, पहला नहीं होगा, बच्चा कौन सा? दूसरा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, तो ऑफर लोन्स टू बैंक और अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन दैट आर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी और आर कंसिडर्ड हाईली रिस्की और नियर कोलैप्स। ठीक है, क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है। ओके गुड, बाकी आपको पता ही है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल हुआ डिपॉजिट फंड है ना, ये सारी चीजें बेसिक है किसका? आरबीआई का। अच्छा, अब आरबीआई का अदर फंक्शन क्या है, ध्यान से समझो। एक है मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट और मॉनिटर दी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे? प्रिस्क्राइब ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच द कंट्री इज बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब समझो कि सेंट्रल बैंक है कौन? किसी देश का, तो ऑब्वियस है वही सारे के सारे काम होगी कि मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, इशू करता है करेंसी को, है ना, नोट। ध्यान से, सिक्के कौन छापता है? अभी मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे छपता है ये भी बताओ। ठीक है, तो डेवलपमेंट रोल की तरह करता है। कैसे? परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रोमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। अगला, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रिलेटेड फंक्शन, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, बेसिक चीजें हैं, है ना। अगला, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ध्यान रहे, दो टाइप से इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। तो कैन बी कॉस्ट डिमांड पुल कैसे इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? 5 स्टेटमेंट है, वन बाय वन। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब ये हुआ कि जब आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है, मतलब मार्केट में वो पैसा इंफ्यूज करती है, मनी जो है मार्केट में ज्यादा आता है। अब बताओ, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे लोग? ऑब्वियसली खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और अगर कंज्यूम करेंगे तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में पैसे हैं भैया, तो सब कोई खर्च करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। तो पहला बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन में देखो पहला जहां नहीं है उसको कट कर दो, तो ऑप्शन बी गया। दूसरा, फिजिकल स्टिमुलस, मैंने बताया था आपको किसी लेक्चर में कि फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, कि वो सरकार है ना टैक्स रेट में ईज करती है, या फिर इनकम टैक्स स्लैब में कम करती है, या फिर इंटरेस्ट रेट को कम करती है, सच दैट कि मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा है, लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा बचे, सच दैट वो कंज्यूम करें, खर्च करें, तो इकोनॉमी का पहिया चले। तो फिजिकल स्टिमुलस से भी क्या होगा? कॉस्ट, पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आएगा और ज्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है, पहला दूसरा जिसमें है वो बिल्कुल होगा, तीनों में है जो बचा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले पे आते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, अभी ऊपर हमने देखा है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, इससे बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे लोगों के हाथ में कि खर्च करें और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। चौथा, हायर परचेजिंग पावर, ऑब्वियस लोगों का अगर परचेजिंग पावर हायर होगा, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, ठीक है, पांचवा भी देख लेते हैं। नहीं, तीसरा तो नहीं होगा, तो तीसरा नहीं हो गया, आंसर करेक्ट ए हो गया। अब चौथा और पांचवा देख लेते हैं। चौथा, हाई परचेजिंग पावर बता दिया। अब पांचवा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियस है, अगर इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो पैसे कम बचेगा, तो पैसे कम बचेगा तो ये तो उल्टा हो गया, समझ रहे हो क्या? डिमांड ही नहीं करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहां से होगा? पांचवा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम पांचवें से चलते तो करेक्ट आंसर आ जाता हमारा ए। बोलो क्लियर? गुड, एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए आगे बढ़ जाए क्या? आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, बेसिक चीज है, है ना। होपफुली मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सारा कुछ आपको क्लियर होगा।
बोला 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। अब इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड जो है किस पे अफेक्ट होता है? एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, बिल्कुल। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सेंट्रल बैंक है, इसके एक्शन से तो होगा ही। इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल होता है। अब ध्यान समझो होता क्या है। जो इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड है उसका यील्ड, मतलब वो कितना पैसा देगा कुछ पार्ट टाइम पीरियड के बाद, वो किस पे डिपेंड करता है। अब दूसरा और तीसरे में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले में कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर यूनाइटेड स्टेट के फेडरल रिजर्व को के एक्शन से कैसे हो रहा। अब समझो ध्यान से, यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व है, ऑब्वियस है अगर वहां पर है ना क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, मतलब कि अमेरिका की कंपनियां बैंक जो है इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा देंगी, मतलब लोन पैसों पर इंटरेस्ट ज्यादा देंगी, तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस अपने देश में पैसे को है ना डिपॉजिट कराएंगे। तो यहाँ पे इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर हैं, कौन से छोटे शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर, वो अपना पैसा निकाल के जाएंगे, कहाँ पे रखेंगे? यूएस की बैंक में रखेंगे। तो ऑब्वियस यहाँ से डॉलर जब निकल रहा, तो बताओ कि यहाँ से डॉलर निकल रहा, तो ऑब्वियस है जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है सबके पास, उसका जो यील्ड होगा वो इम्पेक्ट तो होगा ही, कैसे? वो भी नेगेटिवली इम्पेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए एक्शन ऑफ यूनाइटेड फेडरल रिजर्व जो है बिल्कुल इम्पेक्ट करेगा। तो पहला इसलिए हुआ, दूसरा तीसरा तो सिंपल सी चीज है, होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अब पहला ध्यान से पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा आप आराम से पढ़ लेना। इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब अपने इंडिया में से, टू दी यूएस, इट इम्पेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स इन नेगेटिव मैनर। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 20 है तो लास्ट ही। चलो, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद कीजिए एफडीआई और एफपीआई, दो चीजें मैंने बताई थी। एफडीआई क्या होता है? ग्रेटर देन 10% इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, और उसके साथ साथ अगर एक फिक्स मशीनरी जो है ओपन हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी एफडीआई का पार्ट है ना। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल होता है एफडीआई का पार्ट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, भाई मोर देन 10% वाला कंडीशन, बिल्कुल ठीक है। जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, डोंट वरी, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना क्या है। अभी के लिए थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ा जल्दी कर रहा है एवरीबॉडी। और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट नहीं है एवरीबॉडी, ये एफडीआई का पार्ट नहीं है। याद कीजिए किसी पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। सिंपल चीज है। चलो, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं एवरीबॉडी, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, है ना, अकाउंट इज अ रूपी डोमिनेटेड अकाउंट ओपन बाय एनआरआई टू फैसिलिटेट डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग, इट इज नॉट एफडीआई। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली एक एक चीज आपको क्लियर होगा। जैसे कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो मिर्जा गालिब का कहना है आज कि राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो होपफुली आपको सफर जारी रखना है ना। क्यों? क्योंकि राह के मंजिलों से बढ़ के और कुछ नहीं है मंजिलें, समझ रहे हो क्या? राह के पत्थर से बढ़ के। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।